डोंट स्टॉप अंटिल यू आर डन। जब तक आप अपने टारगेट को पूरा नहीं कर लेते तब तक आपको रुकना नहीं है। हर दिन अपने टारगेट की तरफ बढ़ते चले जाना है। आपका टारगेट कभी भी इमेजिनरी या लॉन्ग ड्यूरेशन का नहीं होना चाहिए। ऐसा टारगेट रखो जिसको आप कम टाइम में ईजिली पूरा कर लोगे। छोटे छोटे टारगेट रखो। जैसा कि अभी आपको ये टारगेट बनाना है कि आप ये टॉपिक मेरे साथ ही पूरा कवर कर लोगे, मेरे साथ ही पूरा याद कर लोगे, और फिर टारगेट पूरा करने के बाद जो खुशी मिलती है, जो सेटिस्फैक्शन मिलता है, उससे आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ते चला जाता है। तो शुरू करते हैं। सो इन लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट किंगडम मोनेरा, जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए, जैसे आर्के बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया, रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट माइकोप्लाज्मा। तो अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज गो एंड चेक दैट वीडियो। सो नेक्स्ट वी स्टार्ट विद किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा। तो हमने लास्ट वीडियो के अंदर किंगडम मोनेरा के बारे में रफली डिस्कस किया था चार्ट के अंदर। तो अब यहाँ पर हम डिटेल में बात करेंगे किंगडम मोनेरा के बारे में। सो एज वी डिस्कस्ड दैट सेल वॉल इज प्रेजेंट इन सम इन किंगडम प्रोटिस्टा। किसी में प्रेजेंट होती है, किसी में प्रेजेंट नहीं होती, इसीलिए यहाँ पर लिखा मैंने प्रेजेंट और एब्सेंट। ठीक है। देन सेल टाइप। तो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर जितने भी यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक है वो सारे इसी किंगडम में प्रेजेंट है। यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक। तो किंगडम प्रोटिस्टा का सेल टाइप कैसा है? यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक, याद रखना। देन यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक तो है, लेकिन उसके साथ साथ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है प्रोटिस्टा के अंदर, और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट। सो एज वी डिस्कस कि यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है विद वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन प्रोटिस्टा। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज यूनिसेल्युलर। जैसे कि हमने बात की कि जितने भी यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक है वो प्रोटिस्टा के अंदर प्रेजेंट है। यहाँ पर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है विद वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है? यहाँ पर ऑटोट्रॉपिक भी है और हेटेरोट्रॉपिक भी है। ऑटोट्रॉपिक कैसा होगा? फोटोसिंथेटिक। फोटो ऑटोट्रॉपिक इज प्रेजेंट इन प्रोटिस्टा। यहाँ पर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर, बहुत बार यहाँ पर ये एम्स में, नीट में पूछा जाता है, as a assertion and reason that kingdom protista's boundaries are not well defined, and this is true. So let's see the reason why the boundaries of kingdom protist are not well defined. जैसा कि हमने डिस्कस किया है कि ये अपना खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब कि सनलाइट की मदद से ये अपना खाना खुद बनाते हैं। मतलब ये कैसे है? फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट है, बट अकॉर्डिंग टू सम साइंटिस्ट दे विल से दैट दे आर प्लांट्स, because we know that plants make their food by their own with the help of photosynthesis, as they are photoautotrophs, and obviously they are correct because plants अपना खाना खुद बनाते हैं with the help of sunlight। but कुछ ऐसे भी साइंटिस्ट है जो पूरा ऑब्जर्व करेंगे, सारे कैरेक्टर्स उसके ऑब्जर्व करेंगे, डिटेल निकालेंगे, और उसके बेसिस के ऊपर उसे प्रोटिस्ट बोलेंगे। सो बिकॉज ऑफ दिस कंफ्यूजन कि ये फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट है या प्लांट है, ड्यू टू द photosynthetic character of protist, that's why boundaries are not well defined of kingdom protist, and that is true। ठीक है, समझ में आया? इतना क्लियर है? क्योंकि कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि ये फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट है और कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि ये प्लांट्स है, और इसी कंफ्यूजन की वजह से किंगडम प्रोटिस्टा की बाउंड्रीज वेल डिफाइंड नहीं है, एंड दैट इज ट्रू। और अगर क्वेश्चन आ जाए तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप पूरे मार्क्स लेकर आओगे। ठीक है, क्लियर है इतना? नोट, ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आर प्रेजेंट। तो हमने इतनी बार डिस्कस कर लिया तो आपको याद ही हो गया होगा कि जितने भी यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स है वो किंगडम प्रोटिस्ट में प्रेजेंट है। और हाँ, मेरे साथ ही याद करते चलो, बात के लिए कुछ छोड़ो ही मत। नेक्स्ट, मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरीली एक्वेटिक। तो जितने भी मेंबर्स है ऑफ प्रोटिस्ट वो कैसे? प्राइमरीली एक्वेटिक है। रिप्रोड्यूस बाय सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। सो दे कैन रिप्रोड्यूस बाय सेल फ्यूजन एज वेल एज विद जाइगोट फॉर्मेशन। तो किंगडम प्रोटिस्ट हैव 5 क्लासिफिकेशन। लेट्स सी 5 क्लासिफिकेशन क्या है इसके। क्राइजोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड एंड प्रोटोजोन्स। तो इन पांचों को याद रखने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है जिससे आप इन पांचों को इजीली याद रख लोगे। ठीक है, एंड द ट्रिक इज प्रोटिस्टा CD से U स्लिप हुआ। U हम बोलते हैं ना कि ऐसे, लाइक ऐसे स्लिप हो गया, तो प्रोटिस्टा जो है वो CD से उतर रहा था और वो स्लिप हो गया। ये ट्रिक आपको उसके पांचों क्लासिफिकेशन को याद रखने के लिए याद रखनी है। CD से U स्लिप हुआ तो C का हो जाएगा क्राइजोफाइट्स, D का हो जाएगा डाइनोफ्लैजिलेट्स, U का हो जाएगा यूग्लिनॉइड्स, SLI का स्लाइम मोल्ड हो जाएगा, और P का प्रोटोजोन्स हो जाएगा।
सो लेट्स स्टार्ट विथ क्राइजोफाइट्स। सो क्राइजोफाइट्स और जितने भी एक पांचों क्लासिफिकेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनके एक दो पॉइंट्स अगर आप याद रख लोगे ना तो मुझे गारंटी है कि आप क्वेश्चन सॉल्व करके आ जाओगे। तो अगर क्राइजोफाइट्स की अगर बात करेंगे तो आपको बाय डिफॉल्ट माइंड में आ जाना चाहिए कि क्राइजोफाइट से मतलब कि डायटम्स और डिस्मिट्स आपको याद होना ही चाहिए उसके साथ। क्राइजोफाइट अगर आए तो डायटम्स और डिस्मिट बिल्कुल याद होना चाहिए उसके साथ। अभी हम डिस्कस करेंगे डायटम्स और डिस्मिट्स के बारे में, तो आपको अभी याद हो जाएगा पूरा। So chrysophytes are microscopic organisms. So as we discussed that kingdom Protista are unicellular eukaryotes. So as it is unicellular मतलब single cell अब कितना ही बड़ा होगा, so that's why they are microscopic organisms. Next, it is the most important point for chrysophytes that it includes diatoms and golden algae. Golden algae को desmids भी बोला जाता है, ठीक है। डाई एटम्स क्या है, डाई मतलब कि टू होता है, मतलब कि डाई एटम्स यानी दो शेल। डाई एटम्स जो वो अपने जो स्ट्रक्चर होता है डाई एटम का वो दो शेल कंटेन करता है, आउटर एंड इनर। हम ये आगे और डिस्कस करेंगे पूरा डाई एटम्स के बारे में। तो अभी बस इतना याद रखो कि डाई एटम्स मतलब कि डाई मतलब कि टू, और शेल्स ये कंटेन करता है, दो शेल कंटेन करता है। और गोल्डन अलगी यानी डिस्मिट्स, गोल्डन अलगी को डिस्मिट्स भी बोला जाता है, ठीक है। दे आर फ्रेश वाटर और मराइन एंड मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम याद रखना ये कि कुछ ही होते हैं फोटोसिंथेटिक क्राइजोफाइट्स के अंदर। फ्लोट पैसिवली मतलब कि ये पानी के बहाव के साथ बह रहा है, पैसिवली बह रहा है। अगर ये एक्टिवली बहता तो पानी के बहाव के अगेंस्ट जाके बहता, बट ये कैसा फ्लो कर रहा है, पैसिवली फ्लो कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल प्लैंक्टॉन्स। Then next is diatoms. Cell walls are embedded with silica and thus indestructible. तो सबसे पहले समझते हैं कि इसका नाम डायएटम क्यों पड़ा। डाई मतलब कि दो और शेल्स मतलब कि दो शेल्स कंटेन करता है। Let's take the example of the stiffin. The lower one will be hypotheca and the upper one will be epitheca, which is embedded with silica. And as we know that silica is one of the strong substance, so thus it is indestructible. और इसी वजह से ये क्या indestructible है। सो द सिलिका आर एम्बेडेड ओवर द सेल मतलब कि एपिथिका के ऊपर सिलिका प्रेजेंट है। डायटम्स लेफ्ट बिहाइंड सेल वॉल्स डिपॉजिट्स इन देयर हैबिटाट्स। तो ये डायटम्स कुछ टाइम बाद क्या करते हैं, जो लेयर इनके ऊपर सिलिका की प्रेजेंट होती है वो पीछे छोड़ देते हैं, और इसी वजह से डायटमेशियस अर्थ फॉर्म हो जाती है विच इज ग्रिटी इन नेचर एंड इज यूज्ड एज पॉलिशिंग एंड फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स। ये याद रखना, पॉलिशिंग एंड फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स, ये बहुत बार पूछा जाता है। सो क्या डिस्कस किया हमने अब तक, दैट द लोअर वन विल बी द हाइपोथिका एंड द अपर वन विल बी द एपिथिका विच इज एम्बेडेड विथ सिलिका which are indestructible and they are gritty in nature, and gritty nature is used for polishing and filtration of oils and syrups. These diatoms are chief producers of the ocean. ये diatoms जो है वो बहुत chief producers है। So why they are called as chief producers? Because they provide food to many organisms of oceans. ये डायटम्स उन ऑर्गेनिजम्स को फूड प्रोवाइड करते हैं जो उनके सराउंडिंग में प्रेजेंट होते हैं, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज चीफ प्रोड्यूसर्स। सो आई होप आपको क्लियर है क्राइजोफाइट्स क्या क्या पढ़ा हमने इसमें, दैट दे आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। और बाय डिफॉल्ट आपको क्राइजोफाइट्स के साथ क्या याद रखना है, डायटम्स एंड डिस्मिट्स। तो आप CD स्क्वायर करके भी याद रख सकते हो, D स्क्वायर, D फॉर 1D इज फॉर डायटम्स एंड अनदर वन इज फॉर डिस्मिट्स, सो CD स्क्वायर। Then this diatom contains silica जिसकी वजह से diatomaceous earth form होती है which is gritty in nature, which is used as polishing and filtration of oils and syrups, and these diatoms are chief producers of ocean. Then next is dinoflagellate. So next is dinoflagellates. So as its name defined, dino is for two and flagellate मतलब कि flagella, इसका मतलब कि यहाँ पर दो flagella प्रेजेंट है और यही इसका मेन कैरेक्टर भी है, तो हम ये आगे डिस्कस करेंगे। सो दे आर मोस्टली मराइन, मोस्टली मराइन। देखो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, दैट डाइनोफ्लैजिलेट्स आर मोस्टली, ऑप्शन दे देंगे आपको चार, फ्रेश वाटर, एक्वाटिक, मराइन एंड टेरेस्ट्रियल। तो आपको पता होना चाहिए कि डाइनोफ्लैजिलेट्स मोस्टली क्या है, दे आर मोस्टली मराइन, दे आर फोटोसिंथेटिक। तो एज वी डिस्कस बिफोर दैट कि इनकी बाउंड्रीज वेल डिफाइंड नहीं है, एज दीज प्रोटिस्ट आर फोटो ऑटोट्रॉप्स। They appear as yellow, green, brown, blue or red due to pigments present in their cells. तो dinoflagellates के अंदर कुछ colorful pigments भी present है like yellow, green, brown, blue or red. Cell wall have stiff cellulose plate. Stiff मतलब कि which gives strength to dinoflagellates as their cell wall is made up of stiff cellulose plate.
दे हैव 2 फ्लैजिला। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट पर कि उनका नाम जो है वो उनका नामकरण किस बेसिस के ऊपर हुआ है। हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, डाई मतलब कि 2 और फ्लैजिलेट मतलब कि फ्लैजिला। तो यहाँ पर 2 फ्लैजिला प्रेजेंट है। तो 2 कैसे प्रेजेंट है यहाँ पर, एक जो है वो लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म में प्रेजेंट है और दूसरा ट्रांसवर्स फॉर्म में प्रेजेंट है। एज यू कैन सी इन द डायग्राम, सॉरी थोड़ी सी खिचड़ पिचड़ हो गई यहाँ पर, बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। एज यू कैन सी ट्रांसवर्स फ्लैजिलम एक जा रहा है और एक लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला जा रहा है। ठीक है, और इसी रीजन की वजह से इनका नाम डायनोफ्लैजिलेट्स पड़ा। द सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर इन डायनोफ्लैजिलेट्स दैट रेड डायनोफ्लैजिलेट, जिसको गोनियोलेक्स भी बोला जाता है, जो रैपिडली मल्टीप्लाई होता है, एंड बिकॉज दिस मल्टीप्लाई मोर रैपिडली द सी अपीयर्स एज रेड टाइड, मतलब कि जो सी है वो रेड टाइड की तरह दिखाई देती है वहां पर। As this red dinoflagellate, that is Goniolax, releases toxins in such a large number, may kill many marine organisms such as fishes। तो ये इतना ज़्यादा टॉक्सिन रिलीज करता है जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म जो सी में रहते हैं वो मर जाते हैं। तो बेसिकली क्या पॉइंट्स आपको याद रखने डायनोफ्लैजिलेट के अंदर, दैट दे आर मोस्टली मराइन। एज देयर नेम डिफाइंस डायनोफ्लैजिलेट, तो इसके अंदर 2 फ्लैजिलस प्रेजेंट हो गए, एक ट्रांसवर्स फॉर्म में प्रेजेंट होगा, एक लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म में प्रेजेंट होगा। देन दे हैव कलरफुल पिगमेंट, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट रेड डायनोफ्लैजिलेट है, जिसको गोनियोलेक्स भी बोला जाता है, जिसकी वजह से सी अपीयर्स एज अ रेड टाइड। ठीक है, तो आप आर डी याद रख सकते हो यहाँ पर। आर इज फॉर रेड डायनोफ्लैजिलेट विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज गोनियोलेक्स, एंड डी इज फॉर डायनोफ्लैजिलेट। तो डाई से आपको याद आ जाएगा कि इसके अंदर 2 फ्लैजिलस प्रेजेंट है, एक लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म में और ट्रांसवर्स। देन नेक्स्ट इज यूग्लिनोइड्स। Majority are freshwater organism found in stagnant water। stagnant water मतलब कि ठहरे हुए पानी में ये पाए जाते हैं। मेजोरिटी इन फ्रेश वाटर, तो फ्रेश वाटर के अंदर ठहरे हुए पानी में यूग्लिनोइड्स पाए जाते हैं। द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर दैट इंस्टेड ऑफ सेल वॉल, मतलब कि यूग्लिनोइड्स के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। सेल वॉल की जगह पर दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड एज पेलिकल एंड इट मेक्स द बॉडी फ्लेक्सिबल। सो इंस्टेड ऑफ सेल वॉल दे हैव प्रोटीन रिच लेयर, जिसे पेलिकल बोला जाता है, एंड दिस पेलिकल हेल्प्स टू मेक देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। ठीक है, तो P फॉर पेलिकल एंड P फॉर प्रोटीन रिच लेयर आप इस तरीके से याद रख सकते हो। Then next is they have 2 flagella। So as you can see in the diagram, they have 2 flagella, one long and one short। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, why these euglenoids are the connecting link between the plants and animals। So we will see the reason why these euglenoids are the connecting link between the plants and animals when there will be the presence of sun। So euglenoids will capture sunlight and will perform photosynthesis because they have those pigments which are similar to higher plants, and because of the presence of pigments they will perform photosynthesis। But in the absence of sunlight they cannot perform photosynthesis। Now they will depend on other organism for their food। So this is called as heterotrophic mode of nutrition। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है इतना। Why these euglenoids are called as connecting link between the plants and animals? Because परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जो कि प्लांट्स करते हैं, एंड इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट दे बिहेव एज हेटेरोट्रॉपिक, मतलब कि जो एनिमल्स करते हैं। तो ये प्लांट्स की तरह भी काम करता है और एनिमल्स की तरह भी काम करता है, इसीलिए ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन द प्लांट्स एंड एनिमल्स। पिगमेंट्स ऑफ यूग्लिनोइड्स आर सेम एज दैट ऑफ प्रेजेंट इन हायर ऑर्गेनिज्म। तो जैसे कि हमने बात की कि इसके अंदर वो सारे पिगमेंट्स प्रेजेंट है जो हायर ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लाइक क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल। तो ऐसे पिगमेंट्स जो है वो यूग्लिनोइड्स के अंदर भी प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल यूग्लिना, तो इसका एग्जाम्पल काफ़ी इजी, इसके नाम के ऊपर ही आपको इसका एग्जाम्पल आसानी से याद रहेगा। तो हमने क्या डिस्कस किया यूग्लिनोइड के अंदर की मेजोरिटी ये फ्रेश वाटर के अंदर रहते, स्टेगनेंट वाटर मतलब कि ठहरे हुए पानी में पाए जाते हैं। इसकी जो सेल वॉल है वो होती नहीं है, सेल वॉल इज एब्सेंट इन यूग्लिनोइड, एंड इंस्टेड ऑफ सेल वॉल दे हैव प्रोटीन रिच लेयर दैट इज कॉल्ड एज पेलिकल, जो कि उनकी बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी देता है। दे हैव 2 फ्लैजिलास, लॉन्ग वन एंड शॉर्ट वन, एंड in the presence of they perform as photosynthetic and in the absence of sunlight they perform as heterotrophic। तो ये यूग्लिनोइड्स प्लांट की तरह भी काम करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एंड दे बिहेव एज एनिमल्स इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट। सो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड। एंड द पिगमेंट्स प्रेजेंट इन यूग्लिनोइड्स आर क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड ज़ैंथोफिल, एंड द एग्जांपल इज यूग्लिना। देन नेक्स्ट इज स्लाइम मोल्ड। So slime molds are saprophytic protists। saprophytic protist मतलब कि they depend on dead and decaying matters for their food। तो आप कैसे याद रखोगे? S for slime mold and S for saprophytic, that is S square। Then next is found near decaying twigs and leaves to engulf organic material।
तो ये डिकेइंग ट्विंक्स और लीव्स के पास पाए जाते हैं ताकि ये उनसे ऑर्गेनिक मटेरियल ले सके. देन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर इन स्लाइम मोल्ड दैट अंडर द सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म एज एग्रीगेशन. एग्रीगेशन मतलब कि इकट्ठा होना. तो ये क्या करते हैं, सूटेबल कंडीशन के अंदर इकट्ठा हो जाते हैं एंड वो इकट्ठा होकर प्लाज्मोडियम फॉर्म करते. ये लाइन बिल्कुल ध्यान से सुनना. द एग्रीगेशन मतलब कि इकट्ठा होना ऑफ स्लाइम मोल्ड अंडर द फेवरेबल कंडीशन इज नोन एज प्लाज्मोडियम. एज वी नो दैट किंगडम प्रोटिस्टा कैसा है, यूनिसेल्युलर यूकैरियोट है, मतलब कि एक सेल यहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म के बराबर होगा. और एज स्लाइम मोल्ड इज अंडर द किंगडम प्रोटिस्टा, तो ये भी यूनिसेल्युलर यूकैरियोट है. तो जब बहुत सारे सेल्स यानी स्लाइम मोल्ड प्रेजेंट हो गए एक साथ वेयर न्यूक्ली डज नॉट फ्यूज विथ ईच अदर, दैट इज नोन एज प्लाज्मोडियम. Many cells present together where nucleus does not fuse with each other, that is known as plasmodium. Am I clear? आपको बस इतना याद रखना है कि अंडर द फेवरेबल कंडीशन बहुत सारे स्लाइम मोल्ड्स इकट्ठा हो जाते हैं और वो इकट्ठा एक साथ प्लाज्मोडियम फॉर्म करते हैं विच में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट. तो ये सेवरल फीट तक स्प्रेड हो सकते हैं. ये हो गया अब फेवरेबल कंडीशन में. अब हम पढ़ेंगे अनफेवरेबल कंडीशन में. सो ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट एंड फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज विच यू हैव टू रिमेंबर दैट फ्रूटिंग बॉडीज. ठीक है, तो यहाँ पर अनफेवरेबल कंडीशन. अनफेवरेबल कंडीशन मतलब कि एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर या एक्सट्रीम लो टेम्परेचर. तो ऐसे अनफेवरेबल कंडीशन में ये स्लाइम मोल्ड क्या करते हैं, प्लाज्मोडियम को डिफरेंशिएट कर देते हैं इनटू द फ्रूटिंग बॉडीज एज यू कैन सी इन द डायग्राम विच बियर्स स्पोर्स एट देयर टिप, जो कि स्पोर्स बियर करते हैं उनके टिप के ऊपर. एंड दोज स्पोर्स पजेस ट्रू वॉल. तो ये स्पोर्स की ट्रू वॉल प्रेजेंट होती है. ठीक है, तो अनफेवरेबल कंडीशन मतलब कि एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर या लो टेम्परेचर पर जिस पर वो नॉर्मली जर्मिनेट नहीं कर सकता फेवरेबल कंडीशन में, तो वो अनफेवरेबल कंडीशन फॉर्म हो जाती है जिसमें प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट हो जाता है फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर जो कि स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं उनके टिप के ऊपर. और वो स्पोर्स जो है वो ट्रू वॉल कंटेन करते हैं एंड दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स अंडर एडवर्स कंडीशन. तो ये अनफेवरेबल कंडीशन ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर वो एक्सट्रीम लेवल पर भी बहुत साल तक सर्वाइव कर सकते हैं. एंड लेटर ऑन द स्पोर्स आर डिसअपियर्ड बाय एयर करंट्स. ठीक है, तो इतना क्लियर है स्लाइम मोल्ड. तो स्लाइम मोल्ड के अंदर आपको 3 पॉइंट्स याद रखने हैं. पहला पॉइंट एस फॉर स्लाइम मोल्ड, एस फॉर सैप्रोफाइट. ठीक है, दूसरा पॉइंट अंडर सुटेबल कंडीशन स्लाइम मोल्ड इकट्ठा होते हैं और वो प्लाज्मोडियम फॉर्म करते हैं विच कैन स्प्रेड ओवर सेवरल फीट. एंड थर्ड पॉइंट अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट हो जाता है फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर एंड दोज फ्रूटिंग बॉडीज बियर स्पोर्स ओवर देयर टिप विच पजेस ट्रू वॉल. ठीक है, क्लियर हो गया स्लाइम मोल्ड. नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा इज प्रोटोजोआंस. प्रोटोजोआंस से क्या समझ में आता है आपको, प्रोटो मतलब कि प्रिमिटिव और जोआंस मतलब कि जू मतलब कि एनिमल्स. तो ये प्रोटोजोआंस कैसे, हेटेरोट्रॉप्स से. एज वी नो दैट कि एनिमल्स कैसे होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, वो दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड. सो एज इट इज प्रिमिटिव एनिमल दैट इज प्रोटोजोआन, सो दीज आर ऑल्सो हेटेरोट्रॉप्स. दे कैन टेक देयर फूड एज प्रेडेटर्स और एज पैरासाइट्स. पैरासाइट में भी एंडोपैरासाइट भी हो सकता है, एक्टोपैरासाइट भी हो सकता है. प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स. सो एज वी डिस्कस कि प्रोटोजोआंस कैसे प्रिमिटिव रिलेटिव्स है ऑफ एनिमल्स. एज दिस प्रोटोजोआंस इज क्लासिफाइड इनटू 4 टर्म्स दैट इज अमीबॉइड प्रोटोजोआ, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, सिलिएटेड प्रोटोजोआ एंड स्पोरोजोआ. तो आपको इनके नाम से ही समझना होगा कि इनके अंदर ऐसा कुछ कैरेक्टर होगा जिनकी वजह से इनका नाम डिफाइन हुआ. जैसे अमीबॉइड प्रोटोजोआ, तो इसके अंदर कोई ना कोई कैरेक्टर होगा अमीबॉय का, तभी इसका नाम अमीबॉइड पड़ा. देन फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, तो इसके अंदर बाय डिफॉल्ट फ्लैजिला प्रेजेंट ही होगा. सिलिएटेड मतलब कि इसके अंदर सीलिया प्रेजेंट होगा. स्पोरोजोन मतलब कि इसके अंदर स्पोरोटिक स्टेज कुछ ना कुछ प्रेजेंट होगी. तो बहुत ईजी इनके नाम से इनके कैरेक्टर्स डिफाइन हो चुके हैं. अब हम डिटेल में पढ़ेंगे अमीबॉइड प्रोटोजोआ. सो दीज आर फाउंड इन फ्रेश वाटर, सी वाटर एंड मॉइस्ट सॉइल as they move and capture their prey by pseudopodia. तो आपको अमीबॉइड का मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर पता होगा, नहीं पता तो ये है कौन सा, pseudopodia. एज वी नो दैट कि अमोइबा का ना कोई फिक्स शेप होता है ना फिक्स साइज होता है एंड ये pseudopodia की मदद से अमोइबा मूवमेंट कर पाता है, फीड कर पाता है खुद को. एज यू कैन सी इन द डायग्राम कैसे ये फूड पार्टिकल को अपने घेरे में लेता है और फिर खा लेता है. ठीक है,
तो इस तरीके से स्यूडोपोडिया मूव कर पाता है और कैप्चर कर पाता है अपने फूड पार्टिकल्स को। देन नेक्स्ट, मराइन वाटर अमोबॉइड प्रोटोजोआंस हैव सिलिका शेल। तो जो मराइन वाटर अमीबॉइड होते हैं, अमोबॉइड प्रोटोजोआंस होते हैं, उनके ऊपर सिलिका शेल प्रेजेंट होती है ऑन देयर सरफेस। एग्जाम्पल क्या है? एंटामोइबा। तो नॉर्मल एग्जाम हमें पता है क्या है, अमोइबा होता है। अमोइबा का भी एक और टर्म प्रेजेंट होता है, दैट इज एंटामोइबा विच इज पैरासाइट। तो एंटामोइबा का क्या बताया कि ये मराइन वाटर अमोबॉइड प्रोटोजोआन है जिसके सरफेस के ऊपर सिलिका शेल प्रेजेंट होता है एंड विच इज पैरासाइट। 2 पॉइंट्स याद रखने आपको अमोबॉइड प्रोटोजोआ के अंदर, दैट दे कैन मूव एंड कैप्चर देयर प्रे विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया। एग्जांपल अमोइबा एंड द सेकंड वन इज एंटामोइबा विच इज प्रेजेंट इन मराइन, जिसके सरफेस के ऊपर सिलिका शेल प्रेजेंट होती है एंड दैट इज पैरासाइट। Then the second term is flagellated protozoan. So as its name define, इसके अंदर flagella तो present होगा ही. Let's see. फ्री लिविंग और पैरासाइटिक। तो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ कैसे फ्री लिविंग और पैरासाइटिक है? दे हैव फ्लैजिला एंड द पैरासाइटिक फॉर्म कॉजिंग डिजीज लाइक स्लीपिंग सिकनेस। ये बहुत बार नीट में पूछा जाता है क्वेश्चन, स्लीपिंग सिकनेस फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ के अंदर। तो स्लीपिंग सिकनेस कौन कॉज करता है? दैट इज कॉज्ड बाय ट्रिपैनोजोमा। प्लीज अच्छे से याद रखना, ये एग्जाम्पल बहुत बार पूछा जाता है। ट्रिपैनोजोमा इन फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ कॉज स्लीपिंग सिकनेस डिजीज। Then next is ciliated protozoa. So these are aquatic and are actively moving organism due to the presence of thousands of cilia. तो अगर आपको cilia नहीं पता तो let me explain. As you can see in the diagram, there are minute hair-like organelles which help in locomotion. तो इन ऑर्गेनिजम्स के सरफेस के ऊपर छोटे छोटे हेयर लाइक ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है जिनकी वजह से ये ऑर्गेनिजम्स मूव कर पाते हैं, लोकोमोशन कर पाते हैं। ठीक है, क्लियर है? इसीलिए और इसी कैरेक्टर के बेसिस के ऊपर उसका नाम सिलिएटेड प्रोटोजोआ हुआ। दे हैव कैविटी गुलेट विच इज प्रेजेंट एट द आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस। सो एज यू कैन सी इन द डायग्राम, बाहर की तरफ एक गलेट, एक कैविटी प्रेजेंट है विच यूज टू ओपन आउटसाइड, और ये कैविटी दैट इज गलेट हेल्प करती है फूड को अंदर लेने में। जब फूड पार्टिकल्स वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो फूड पार्टिकल्स को इजीली कैच कर लेता है विद द हेल्प ऑफ दोज सिलियाज विच आर प्रेजेंट ऑन देयर बॉडी। द रोज ऑफ सिलियाज कॉजेज द वाटर लैंडर विद द फूड इनटू द गलेट। तो जैसे कि हमने बात की कि पानी के बहाव के साथ साथ फूड पार्टिकल्स भी आ जाते हैं और वो इजीली गलेट के थ्रू कैप्चर कर पाता है विद द हेल्प ऑफ दोज सिलियाज। एंड द एग्जाम्पल इज पैरामीशियम। ठीक है, एक ही एग्जाम्पल है सिलिएटेड प्रोटोजोआ का यहाँ पर दिया हुआ, दैट इज पैरामीशियम। सो द पॉइंट्स यू हैव टू रिमेंबर इन सिलिएटेड प्रोटोजोआ, इसके बॉडी सरफेस के ऊपर थाउजेंड्स ऑफ सिलियास प्रेजेंट है जिसकी मदद से वो लोकोमोशन कर पाता है, मूव कर पाता है। दूसरा पॉइंट कि आउटसाइड द सेल सरफेस देयर इज प्रेजेंस ऑफ कैविटी गलेट, जहाँ पर पानी के बहाव के साथ साथ फूड पार्टिकल्स आते हैं और विद द हेल्प ऑफ दो सिलियास ऑर्गेनिज्म इजीली फूड कैप्चर कर पाता है। एग्जाम्पल इज पैरामीशियम। And the last topic of protozoans is sporozoans. As its name define, organism which have infectious spore-like stage in their life cycle. तो इन प्रोटोजोआंस के अंदर इन्फेक्टिशियस स्पोर लाइक स्टेज होती है इनके लाइफ साइकिल के अंदर। एग्जाम्पल इज प्लाज्मोडियम विच कॉजेस मलेरियल पैरासाइट। तो ऐसे बहुत सारे प्लाज्मोडियम है, लाइक प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम फल्केरम, विच वी विल डिस्कस इन डिटेल इन क्लास 12 चैप्टर। एंड देयर आर अदर हार्मफुल प्लाज्मोडियम्स टू विच कॉजेज डिजीज। बीमारी कैसे कॉज करते हैं? बिकॉज दे हैव इन्फेक्टिशियस स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। सो आई होप कि आपको किंगडम प्रोटिस्टा बहुत अच्छे से क्लियर है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज आस्क मी, आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट विद किंगडम फंगाई। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकॉन ताकि आने वाली वीडियो की आपको अपडेट्स मिल जाए। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से पढ़ो, खुद पर भरोसा रखो, यू कैन।